Morning students, myself डॉक्टर भरत सिंह मीना फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारा प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था साइलेंट फीचर्स ऑफ हाइड्राइड। उसी के उदाहरण किस प्रकार से ये हाइड्राइड किस किस के साथ रिएक्शन करके बनते हैं और इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे सॉल्वेशन टेंडेंसी विलायकन नेचर। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम हाइड्राइडों के बारे में समझते हैं। ये देखिए आपका ये लिथियम एक आपका मेटल है। यह हाइड्रोजन से रिएक्शन करके LiH के रूप में लिथियम हाइड्राइड बना रहा है। इसी प्रकार से सोडियम या पोटेशियम के हाइड्रोजन से रिएक्शन होने पर NaH और KH के रूप में हाइड्राइड बन रहे हैं। कैल्शियम हाइड्रोजन से रिएक्शन करके हाइड्रोलिथ CaH2 के रूप में ये हाइड्राइड बना रहा है। इन हाइड्राइडों में अगर सबसे अधिक स्थायी की बात करें तो ये है आपका लिथियम हाइड्राइड, जो लिथियम नाइट्राइड को हाइड्रोजन की धारा में गर्म करके भी बनाया जा सकता है। लिथियम नाइट्राइड को अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करें तो इस प्रकार से भी लिथियम हाइड्राइड बनाया जा सकता है। ये सभी हाइड्राइड क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टल के रूप में, जो आयनिक ठोसों की भांति कैसे होंगे, उच्च गलनांक वाले होते हैं। क्षार धातु हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड, NaH सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड की जो क्रिस्टलीय संरचना है वो किसके जैसी है, NaCl जैसी FCC होती है। जबकि जो अभी जिसकी बात कर रहे थे CaH2 हाइड्रोलिथ की हल्की सी विकृति के साथ HCP क्रिस्टल संरचना होती है। ध्यान रखें LiH, NaH और KH की तो कैसी स्ट्रक्चर हुई, FCC, जबकि CaH2 की जो स्ट्रक्चर होगी वो होगी HCP क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब एस ब्लॉक धातु हाइड्राइडों का जो सबसे मेनली कैरेक्टर है, प्रमुख लक्षण है, वो है इनकी अपचायक प्रकृति। ये प्रबल अपचायक होते हैं और अपचायक के रूप में क्या करते हैं, एक महत्वपूर्ण यौगिकों की श्रेणी बनाते हैं। क्षार धातु हाइड्रोजन के साथ सहयोग करके क्या बनाएंगे, हाइड्राइड बनाती हैं। और ये क्षार धातु हाइड्राइड लवण जैसे अथवा आयनिक प्रकृति के होते हैं। और इनकी एक विशेषता और है कि ये M+H- प्रकार के होते हैं, अर्थात इनमें हाइड्रोजन आयन होते हैं। जनरली आप देखेंगे सामान्यतया तो हाइड्रोजन परमाणु आयनों में H+ आयन के रूप में होते हैं। इस तथ्य को कैसे सिद्ध करते हैं, इनके विद्युत विश्लेषण करने पर H2 गैस एनोड पर मुक्त होती है, इससे यह प्रूफ होता है। देखिए ये MH है, ये M+ और ये H-, तो H- किस पर गया, एनोड पर, और M+ किस पर गया, कैथोड पर। ये जल में घुलकर H2 गैस मुक्त करते हैं। ये जल में घुला LiH, ये लिथियम हाइड्राइड था, LiOH बना और H2 गैस को मुक्त कर दिया। इसी प्रकार से CaH2 जो आपका हाइड्रोलिथ था वो H2O के साथ घुला और क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, H2 को मुक्त कर दिया। अनेक उद्देश्यों के ये मौसमी विभाग जो मौसम विभाग होता है वो क्या करता है, गुब्बारों को भरने के लिए हाइड्रोजन स्रोत के रूप में किसको काम में लेता है, लिथियम हाइड्राइड का उपयोग करता है। और लिथियम हाइड्राइड का उपयोग करने के साथ साथ ये कैसे हैं, ये प्रबल अपचायक होते हैं। लिथियम हाइड्राइड तथा एल्यूमिनियम क्लोराइड के संयोग से बना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है, एक महत्वपूर्ण अपचायक यौगिक है। देखिए LiH AlCl3 क्या बन गया, LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यह क्या है, एक महत्वपूर्ण अपचायक यौगिक है और यह कई कार्बनिक अभिक्रियाओं में अपचायक का कार्य करता है। ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार से ये CO और ये आपका AlH4 की प्रेजेंस में CHOH का निर्माण हो रहा है, लेकिन ये जल के साथ अत्यंत शीघ्रता से क्रिया करता है। इसे शुष्क ईथर की प्रेजेंस में प्रयुक्त किया जाता है। यह कई अकार्बनिक यौगिकों का भी अपचयन कर देता है। लिथियम हाइड्राइड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को H2S में
क्लोरीन को HCl में, SiCl4 को SiH4 में अपचयित कर देता है। ये देखिए यहाँ पर, ये इनके सबके उदाहरण दे रखे हैं। क्षार धातु हाइड्राइडों का स्थायित्व ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटता है। ये देखिए, ऊपर से नीचे की ओर जैसे ही जा रहे हैं तो ये घटता जा रहा है, और इन हाइड्राइडों के स्थायित्व बढ़ेगा। क्षार धातु हाइड्राइडों का स्थायित्व ऊपर से नीचे जाने पर तो घटता है, और हाइड्राइडों के स्थायित्व का क्रम बढ़ता है। ये देखिए, ये बढ़ता जा रहा है। लिथियम एलाइड का सबसे अधिक है, फिर NaH का है, फिर KH का है, फिर RbH का, और फिर CSH का है, सीजियम हाइड्राइड का है। और ये समस्त क्षारीय मृदा धातु मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम हाइड्रोजन से क्रिया करके किस प्रकार के हाइड्राइड बनाती है? MH2 प्रकार के। BeH2 बनाने में भी मुश्किल होता है और कम स्थायी होता है। इनके बहुलकीय संरचना में बहुकेंद्रकीय बनाना बॉन्ड, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 कार्बन सेंटर होंगे, पाए जाते हैं। MgH2 भी एक सहसंयोजकीय बहुलकीय यौगिक होता है। देखिए आप, ये BeH2 में बनाना बॉन्ड देखें, इस प्रकार से बहुलकीय संरचना, 3 इलेक्ट्रॉन और 2 बॉन्ड आपको संरचना दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन और 3 कार्बन है। छोटे आकार और रिक्त कक्षकों की उपलब्धता के कारण हाइड्राइडों की भांति इनके हैलाइडों में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 तो इलेक्ट्रॉन होंगे और 3 कार्बन होंगे, प्रकार के बंध बनाकर बहुलकीय संरचना बनाते हैं। यहाँ देखिए, इस प्रकार से संरचना बनती है। समस्त हाइड्राइड प्रबल अपचायक होते हैं, जल और तनु अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो ये हमने हाइड्राइडों की रिएक्शंस और वो किस प्रकार से हाइड्राइड बनाते हैं, किस में वो सॉल्युबल होते हैं, और किस प्रकार से उनकी जो स्थायित्व का ऑर्डर होता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं सॉल्वेशन प्रवृत्ति के बारे में, विलायकन प्रवृत्ति। क्षार धातुओं के समस्त जितने भी जो साधारण लवण हैं वो जल में घुलकर क्या मुक्त करते हैं? आयन मुक्त करेंगे। और इस प्रकार वो जब आयन मुक्त करेंगे तो किसका चालन करते हैं? विद्युत का चालन करते हैं। क्षार धातुओं की श्रेणी में सबसे छोटा अगर धनायन है तो वो है आपका Li+, लिथियम प्लस, और सबसे बड़ा धनायन है तो सीजियम प्लस। लिथियम आयन छोटा होने के कारण तेजी से गति करेगा और विद्युत चालकता के मान उच्चतम होने चाहिए, ऐसी अपेक्षा की जाती है, क्योंकि छोटे आकार होने के कारण। और बड़े आकार होने के कारण सीजियम से किस प्रकार की अपेक्षा रहती है कि सीजियम का उच्चतम आकार होने के कारण इसकी गति कम होनी चाहिए और इसकी विद्युत चालकता के मान कम दर्शाने चाहिए। लेकिन आप अगर टेबल देखेंगे तो ये बिल्कुल इन दोनों के विपरीत है। अब इसका क्या कारण है? इस विपरीतता का, इस विपरीतता का कारण है कि इन आयनों का जो विलायकन है वो इनका कारण है। कैसे? लिथियम आयन सबसे छोटा होने के कारण इसका विलायकन सबसे अधिक होता है, जबकि सीजियम आयन का विलायकन सबसे कम होता है, क्योंकि इसका आकार बड़ा है। और विलायक योजित या जल योजित Li+ आयन की जो कुल त्रिज्या का मान है वो विलायक योजित सीजियम आयन की त्रिज्या से अधिक हो जाता है। आप देखें टेबल में, ये लिथियम आयन है और ये तो लिथियम आयन है, ये आपका सीजियम आयन है। इसकी त्रिज्या देखिए लिथियम आयन की 0.74 है और इसकी सीजियम आयन की 1.67 है। अब इनकी तनुता देखिए 33, 68। अब इनकी जल योजित आयन की त्रिज्या देख लिए 3.40, 2.28 और जल योजन संख्या 25.3 और 9.9। जल के साथ कुछ अणु धातु आयनों को स्पर्श करते हुए उनसे बंध बना लेते हैं। ये जल अणु विलायकन की प्रथम सतह या जिसे कहें हम प्राइमरी सेल बनाते हैं। लिथियम आयन चतुष्फलकीय आकृति में 4 जल अणुओं के साथ उपसहसंयोजक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेते हैं।
इनमें जल अणु का ऑक्सीजन परमाणु अपना एबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म लिथियम के कौन से कक्षकों को देगा? रिक्त ऑर्बिटल्स को देगा, वैकेंट ऑर्बिटल्स को देकर कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। और आप यहां देखें, ये लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये 1s2 और लिथियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा और 4 जल अणुओं के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा इस प्रकार से। और बड़े क्षार धातु जिनमें रिक्त d ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं वो कौन सा संकरण शो करते हैं? D2sp3 संकरण द्वारा कौन सी आकृति बनाएंगे? अष्टफलकीय है। और किसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे? 6 जल अणुओं के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेंगे। उदाहरण देखेंगे तो पोटेशियम के जल योजन को इस प्रकार से देख सकते हैं। पोटेशियम है, इसका 19 एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से, अंतिम कोष 4s1 में 1 इलेक्ट्रॉन है और इस प्रकार से आपको इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिटल्स में दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर D2 क्योंकि अंतिम 2 d ऑर्बिटल्स और 1s और 3p इसमें भाग ले रहे हैं संकरण में, तो D2sp3 संकरण के द्वारा अष्टफलकीय आकृति का निर्माण होता है। इस प्राथमिक सतह के बाद जल अणुओं की जो सेकेंडरी लेयर है, द्वितीयक सतह बनेगी और इसमें जल के अणु कोई बंध नहीं बनाएंगे। तो क्या करेंगे? वो दुर्बल आयन द्विध्रुव आकर्षण बल द्वारा बंधे रहेंगे और यह आकर्षण बल आयन की त्रिज्या के कैसा होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात छोटे धनायन के साथ अधिक प्रबल आकर्षण। इसी आकर्षण के कारण छोटे धनायन Li+ का Cgm+ की तुलना में अत्यधिक मात्रा में विलायकन हो जाता है। अब देखिए, जल में विलयशील और ये ऊर्जा, इसी प्रकार से जल में विलयशील और ये ऊर्जा योग्य, क्योंकि विलायकन ऊर्जा तथा विलेयता इस डायग्राम के माध्यम से दर्शाई गई है। अब आयनों के जल से कुछ मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है जिसे हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, जल योजन ऊर्जा, या अधिक सामान्य पद आप यूज करें तो कहेंगे सॉल्वेशन एनर्जी या विलायकन ऊर्जा कहेंगे। जल योजन ऊर्जा का मान आयनिक आकार पर डिपेंड करता है। क्षार धातु आयन जैसे Na+ की अपेक्षा क्षारीय मृदा धातु आयन जैसे Mg2+ की जल योजन ऊर्जा का मान अधिक होता है। यदि किसी पदार्थ के लिए जल योजन ऊर्जा का मान उसकी जालक ऊर्जा के मान से अधिक है तो वो यौगिक कैसा होगा? विलयशील होगा। क्यों? क्योंकि उस स्थिति में उसके क्रिस्टलों से आयनों को पृथक करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उससे अधिक उसको कहाँ से मिलेगी? उससे अधिक ऊर्जा उन आयनों के विलायकन से मुक्त हो जाएगी। जैसा आपने पिछले ये डायग्राम में देखा, इसमें देखिए ये डायग्राम में और ये भी डायग्राम। इसके विपरीत यदि किसी यौगिक के विलायकन ऊर्जा का मान उसकी जालक ऊर्जा से कम है तो यौगिक जल में विलयशील नहीं होगा और विलायकन ऊर्जा का मान जितना अधिक होगा उस यौगिक की विलयशीलता भी उतनी ही अधिक होगी। अब अधिकांश क्षार धातु लवणों की विलेयता का क्रम क्या रहेगा? उस वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटेगी विलेयता, लेकिन फ्लोराइड और कार्बोनेट इसके अपवाद हैं जिनकी विलेयता वर्ग में नीचे जाने पर तेजी से बढ़ती है। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इनकी विलायकन ऊर्जा की तुलना में इनकी जालक ऊर्जा का मान तेजी से घटता है। अब क्षारीय मृदा धातु लवणों की विलेयता भी ऊपर से नीचे जाने पर घटती है, लेकिन फ्लोराइड और हाइड्रोक्साइड इसके अपवाद हैं जिनकी विलेयता ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वर्ग में किस किस की विलेयता ऊपर से नीचे जाने पर घटती है और किसकी बढ़ती है उसके बारे में भी अध्ययन किया और सॉल्वेशन टेंडेंसी के बारे में भी अध्ययन किया कि किस प्रकार से सॉल्वेशन टेंडेंसी होती है। अब हम जो बात करेंगे वो
ये ब्रीफ में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये बात बहुत ध्यान रखने की है कि छोटा अगर आकार है तो उसकी विलायकन नेचर कैसी होगी, बड़ा आकार है तो उसकी कैसी होगी, और आपकी जलयोजन और विलायकन ऊर्जा का क्या प्रभाव पड़ेगा, और साथ ही उनकी प्राइमरी और द्वितीयक जो लेयर है उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, विलायकन ऊर्जा किसे कहते हैं, जलयोजन ऊर्जा किसे कहते हैं, इन सब के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया है। थैंक यू।